हेलो एवरीवन। आज हम क्या करेंगे, शेखावटी मिशन जो 100 की जो नई बुकलेट आई है 2026 की, कक्षा 12 की, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं डेली आपको एक चैप्टर कराऊंगा, जिससे आप क्या कर पाओगे, इन चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। समझिए मेरी बात। क्योंकि आज हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम अपने बोर्ड एग्जाम में जो 100 नंबर है ना, वो पक्के करेंगे। क्योंकि आपका 56 मार्क्स का एक जो बोर्ड का रिटर्न एग्जाम आता है, उस एग्जाम में आपको 100% अचीव करना है। अगर उस एग्जाम में आपको 100% अचीव करना है, तो आपको इस बुकलेट का हर एक पेज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बुकलेट को बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। ठीक है। जैसे कि आपको पता है, आज हम पहला वीडियो हमारा इसका चैप्टर फर्स्ट का, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि आपको पता है, आपका 12th बायोलॉजी का जो एग्जाम होगा, उसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे, पहले जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे वो 18 आएंगे, और जो अपने फिल इन द ब्लैंक्स रेगिस्तान वाले आते हैं वो 10 क्वेश्चन आते हैं, और जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं अति लघुतात्मक, वो 10 आते हैं, और फिर कुछ लघुतात्मक आते हैं, और फिर दीर्घोत्तरात्मक, और फिर लास्ट में निम्नात्मक आते हैं। कुल मिला के 53 क्वेश्चंस आते हैं, और ये बिल्कुल फिक्स है। और इसके लिए आपको टाइम कितना मिलता है? 3.25 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है। और 56 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। तो आपको पता है कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर जो होता है, ये आपका कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। ठीक है। और जो मानव जनन है, ये 4 मार्क्स का है। और जो जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 2 नंबर का है। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, यानी कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन के जो अपने प्रिंसिपल्स हैं, वो 5 का है। वंशागति के आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 6 नंबर का है। बड़ा पार्ट है और अच्छा पार्ट है। और जो विकास है, इवोल्यूशन, पार्ट बड़े बड़ा है, पर ये सिर्फ 3 नंबर का है, तो आपको फिर भी ये थोड़ा ध्यान रखना है। और ये मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर बड़ा भी है और इंपॉर्टेंट भी है, 6 नंबर का है। और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये 5 नंबर का है। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत प्रक्रम, ये 4 नंबर का है। जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, 4 नंबर का। फिर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यानी जीव और समष्टि, 4 नंबर का। और फिर इकोसिस्टम जो है वो अपने 5 नंबर का है, और जैव विविधता संरक्षण 3 नंबर का। कुल मिला के 56 मार्क्स का ये सारा मटेरियल है। तो इस प्रोसीजर में जब आज हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। आपको ये ब्लूप्रिंट मिलेगा, आपको ये पीडीएफ हर जगह मिल जाएगी। बट आज हम है ना इसके चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। भले आपके सामने आंसर पड़े हैं, मेरा काम है आपके इस हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। पढ़ तो आप कहीं से भी सकते हो, पर मेरे साथ आप इस क्वेश्चन को रोज डेली पढ़ोगे। ठीक है। क्योंकि इसका हर एक सवाल है ना आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। ठीक है। तो अगले 30 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि इस एक चैप्टर को कंप्लीट तैयार कर ले। ठीक है। ये चैप्टर कुल 5 अंक का होगा। प्रश्न इससे 4 आएंगे। एक दो क्वेश्चन तो कैसे आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस वाले आएंगे, जो हाफ हाफ मार्क्स के होंगे। और एक ऐसा आएगा, वन लाइनर का आएगा, 1 नंबर का। और एक आएगा दीर्घ उत्तरात्मक, जो 3 अंक का होगा, एक प्रश्न आएगा। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, विकासशील पराग कणों को, क्या लिखा है इसमें, विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करने वाली संरचना कौन सी होती है? आप जानते हो, एक पराग कोश के अंदर परागकण बनते हैं। इसके अंदर 4 परतें होती है पराग कोश के अंदर, आपको अच्छे से पता है, हम धीरे धीरे उनको भी पढ़ेंगे। पर याद रखना, पराग कणों को पोषण प्रदान करने वाली एक लेयर होती है, उसका नाम क्या होता है? टैपिटम होता है। सबसे बाहर बाह्य परत होती है, जिसे इसे अपने एक्सोथीसियम बोल देते हैं, या एपिडर्मिस बोल देते हैं। जस्ट इसके अंदर क्या होती है अपनी, एंडोथीसियम होती है। जस्ट उसके अंदर क्या होती है? टैपिटम और मिडल लेयर। इस प्रकार से 4 लेयर होती है। ठीक है। ये जो टैपिटम होती है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या करती है? हमें इसको पोषण प्रदान करने का काम करती है। ठीक है ना। विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम कौन करेगी? टैपिटम करेगी। ये आपको अच्छे से याद रखना हमेशा। ठीक है। क्वेश्चन अगला लिखा है कि सूत्रगुणिता के आधार पर गुरु बीजाणु, देखो, गुरु बीजाणु असल में क्या है? एक मादा युग्मक है। जैसे कि वहां पे परागकण होता है ना, वैसे ही यहाँ पे गुरु बीजाणु है। दोनों ही परागकण तो नर युग्मक है, जबकि गुरु बीजाणु क्या है? मादा युग्मक है। और युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। क्योंकि वो किससे बनते हैं? म्योसिस से बनते हैं। अगर वो म्योसिस से बनते हैं तो कैसे हो जाते हैं? हैप्लॉइड हो जाते हैं। ठीक है, अगुणित होते हैं। कोई डाउट नहीं है इसमें। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सा पुष्प वायु परागित होता है? यानी ऐसा पुष्प जिसमें परागण किससे होता है? वायु से होता है। अब आपको ये भी याद रखना है, वायु से होने वाले परागण को कहते हैं क्या है? उसे कहते हैं एनिमोफिली। और जो जल से होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली।
ठीक है ना? आपको ये याद रखना चमगादड़ से चिरैटोफिली होता है। ये सब आपको छोटे-छोटे याद रखने हैं। उससे क्या होगा आपका अगला क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन-सा पुष्प वायु द्वारा परागित होता है? तो कौन-सा होता है? अंजीर तो नहीं होता, ये इंसेक्ट से होता है, कमल भी नहीं होता और वेलिसिनेंडा। जो गेहूँ होता है ना, गेहूँ से क्या होता है गेहूँ में इसके परागकण बहुत हल्के होते हैं, इसलिए वो हवा में उड़ के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पे चले जाते हैं। तो गेहूँ के अंदर कौन-सा होता है? वायु वाला परागण होगा या एनिमोफिली होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण नहीं है। भ्रूणपोषी मतलब एंडोस्पर्मिक यानी जिसमें एंडोस्पर्म बच रहा है ना? पर हमसे पूछा है भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण नहीं है, यानी हमें अभ्रूणपोषी वाले बताना है। ठीक है ना? गेहूँ तो कैसा है? भ्रूणपोषी है, मक्का भी है, सूरजमुखी भी है। पर मूंगफली कैसा है? अभ्रूणपोषी का उदाहरण है। तो हमसे पूछा था भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण नहीं है, तो मूंगफली हो जाएगा अभ्रूणपोषी का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा कि पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता के खोजकर्ता कौन है? तो वो कौन से हो जाएंगे हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक सबसे बेस्ट है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो कोलिकर का कोई मतलब नहीं है, ऑर्गेनिक कोई मतलब नहीं है। पर नवाज़ ने एक बात की थी। नवाज़ ने क्या किया था? नवाज़ ने द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी लीलियम और फ्रिटिलेरिया प्लांट के अंदर। तो हमें थोड़े बहुत ऑप्शन भी सॉल्व करने पड़ेंगे साथ-साथ में। ठीक है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? जब भी कोई आपको है ना लगे ना क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, मुझे याद है, तो अच्छी बात है। जो क्वेश्चन आपको लगे ना हमने पहली बार पढ़ा है, तो उसे आप अलग से अपनी कॉपी में, नोटबुक में कहीं पर भी नोट कर लो, ताकि आपको याद रहे हमेशा। ठीक है? और मुझे बहुभुनता की खोजकर्ता वाला क्वेश्चन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। ये ल्यूवेनहॉक वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रारूपी एक प्रारूपी यानी एक टिपिकल एंजियोस्पर्म मैं आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे को हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हो तो आप भी कोशिश करो कि इंग्लिश को मैक्सिमम पढ़ो क्योंकि वहां पे आपको इंग्लिश ही काम आएगी हिंदी नहीं काम आएगी। एक प्रारूपी आवृतबीजीय पादप के परागकण की भित्ति कितनी परतों की बनी होती है? अब हमें परागकण की भित्ति की बात कर रहा है, परागकोश की भित्ति की बात नहीं कर रहा। अगर वो परागकोश की भित्ति की बात करता तो 4 परतें होती, पर वो हमसे परागकण की भित्ति की बात कर रहा है तो उसमें केवल 2 ही परतें होती है, एक्सोथेसियम एंड एंडोथेसियम, बाह्य परत और अंतः परत। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। हमेशा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो कि वो क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है? क्या वो परागकण पूछ रहा है कि परागकोश पूछ रहा है? कई बार हमें फिर अफ़सोस होता है कि हमने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। तो आप क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से, अच्छे से पढ़ो, फिर देखो कि उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, फिर उसका जवाब उस 4 ऑप्शन के अंदर ढूँढ लो, बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कि गैर एल्बुमिनस यानी अभ्रूणपोषी पूछ रहा है। अभी हमसे कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था कि भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण नहीं है, तो हमने मूँगफली को अभ्रूणपोषी मान लिया था। अब ढूँढो यहाँ पे मूँगफली कहाँ पर है? हमें अच्छे से याद है कि मूँगफली अभ्रूणपोषी है, इस बार हमसे अभ्रूणपोषी पूछ लिया इसने। तो मटर और मूँगफली दोनों ही कैसे होते हैं? अभ्रूणपोषी होते हैं, ठीक है ना? मटर और मूँगफली दोनों कैसे होते हैं? अभ्रूणपोषी होते हैं। तो हमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी मटर और मूँगफली वाला ऑप्शन क्लिक करते हुए, ठीक है ना? याद रखना। देखो मटर तो यहाँ पे है भ्रूणपोषी है, पर गेहूँ नहीं है। गेहूँ तो कैसा है? भ्रूणपोषी है। और यहाँ पे मटर तो है, पर मक्का कैसा है? भ्रूणपोषी है। और यहाँ पे मक्का और गेहूँ दोनों ही कैसे हैं? भ्रूणपोषी है। तो आपको ये भी आना चाहिए कि कौन-सा भ्रूणपोषी है और कौन-सा अभ्रूणपोषी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। मटर और मूँगफली दोनों ही कैसे हो जाएँगे? अभ्रूणपोषी हो जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहना चाहता है कि आभासी फल। अब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आभासी फल क्या होता है? फ्रूट 2 टाइप के होते हैं, एक ट्रू फ्रूट एंड एक फॉल्स फ्रूट। ट्रू मतलब सत्य फल, ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है, ओवरी से होता है, उसे हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं। पर जिस फ्रूट का निर्माण किससे होता है? ओवरी के अलावा और किसी भी भाग से हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आभासी, कूट या फॉल्स फ्रूट बोल देते हैं। तो हमसे पूछ रहा है नारियल, नो, नारियल का तो एंडोस्पर्म से होता है, स्ट्रॉबेरी, अनार, आम, तो इसमें सबसे बेस्ट जो उत्तर होगा ना वो स्ट्रॉबेरी होगा। क्या होगा? उसका निर्माण किससे होता है? एरिल से होता है। तो आभासी फल का उपयुक्त उदाहरण कौन-सा हो जाएगा हमारा? स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कि मृत सागर के पास ये क्वेश्चन मृत सागर वाला क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन सच बता रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, आप मान के चलो। कौन-सा क्वेश्चन? मृत सागर के पास एक जगह है किंग हेराल्ड, उसके महल के पुरातात्विक खोदाई के दौरान हमें 2000 वर्ष प्राचीन पादप का एक बीज खोजा गया है। क्या वो बॉम्बिक्स सिबा था? आई थिंक बिल्कुल भी नहीं था बॉम्बिक्स सिबा तो, आपको भी पता होना चाहिए। इसका अगला ऑप्शन पढ़ते हैं अपने। इसका अगला ऑप्शन लिखा है एरो। जब भी आपको लगे ना कोई नाम बड़ा है तो उसे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ो
क्योंकि आपको पढ़ने में ईजी रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, एरिडोप्सिस थैलियाना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा लिखा है, अगला ऑप्शन लिखा है ल्यूपिस आर्किटेक्स, ये ऑप्शन हमें थोड़ा बहुत जाना जाना लग रहा है, हमने कहाँ पढ़ा है। फिर लिखा फायोनिक्स डैक्टिलिफोरा। अब ये जो फायोनिक्स डैक्टिलिफोरा है, ये असल में क्या है, खजूर का नाम है, और यही हमें कहाँ मिला था, किंग हेराल्ड वाले महलों में पुरातात्विक खोज के रूप में 2000 वर्ष पूर्व मिला था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फाइनिक्स डैक्टिलिफोरा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगा। कॉन्सेप्ट क्या पूछना चाहता है क्वेश्चन में, हमें वो ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन 10 हमसे ये पूछ रहा है कि अच्छा विकासीय क्रम कौन सा है, पहले क्या बनेगा बाद में क्या बनेगा। ठीक है ना, तो हमें वो विकास का क्रम पूछना चाह रहा है। तो इस विकास के क्रम में हम देखते हैं सही क्या है। पहला ऑप्शन देखते हैं, इंग्लिश और हिंदी आपके सामने दोनों होगी एग्जाम में, मैं आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों बता के चल दूंगा। पहले लिखा है बीजाणु जन उत्तक, ये सबसे पहले बनता है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही बात है, बीजाणु जन उत्तक, इसे अपने न्यूसेलस बोल देते हैं। फिर पोलन मदर सेल, पराग मात्रा कोशिका, उसके बाद फिर लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर, टेट्राड बन जाता है, फिर परागकण और लास्ट में नरयुग्मक बनते हैं। तो पहला ही सीक्वेंस बिल्कुल सही निकल गया हमारा। क्या हो गया, सबसे पहले क्या बनेंगे हमारे बीजाणुजन उत्तक बनेंगे, जिसे अपने क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलेंगे। फिर बनेगी पोलन मदर सेल बनेगी, पराग मात्र कोशिकाएं बन जाएगी, और फिर बन जाएंगे लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर, फिर चतुष्क यानी कि लघु बीजाणु चतुष्क यानी 4 बनते हैं एक साथ, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल देते हैं। और फिर पोलन ग्रेन परागकण बनते हैं, और लास्ट में क्या बन जाते हैं, नरयुग्मक। तो क्वेश्चन 10 हमने बहुत अच्छे से कर लिया। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे ये कहता है कि हमें असममित जोड़े को पहचानना है। लघु व्यणुधानी, जिसे अपने क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। बिल्कुल हम परागकोश को लघु व्यणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इस जैसे परागकोश के अंदर परागकण नर युग्मक बन रहे हैं, वैसे ही लघु व्यणुधानी के अंदर लघु बीजाणु बनते हैं, इसलिए दोनों सिमिलर है। गुरु बीजाणुधानी को हम क्या बोल सकते हैं, बीजांडकाई उत्तक बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि उसी के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनने वाली है। तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, पर हमसे पूछा असममित यानी जो नहीं मिलता है। परागकण को हम नर युग्मक नहीं कहते इसके अकॉर्डिंग, अभी देखते हैं क्यों नहीं कहते। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि भ्रूण कोश, ये बिल्कुल मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेटोफाइट है। आपको पता है मेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं, पोलन ट्यूब विद पोलन ग्रेन, यानी पराग कण, वो भी कौन सा, पराग नलिका के साथ, उसे बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, पराग कण को क्या नर युग्मक कहते हैं, हम लघु बीजाणु को नर युग्मक कह सकते हैं, पराग कण को भी नर युग्मक कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सही है वैसे, क्योंकि ये असममित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से कौन सा पादप जल परागित पादप नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें 4 तरह के प्लांट दिए हुए हैं। एक जोस्ट्रा दिया हुआ है, जो भी एक क्या है, हाइड्रोफाइट्स है, जल वाला प्लांट है। वेलिसनेरिया भी जल वाला प्लांट है, और हाइड्रेला भी जल वाला प्लांट है। पर जो कैनाबिस है ना, ये जल वाला प्लांट नहीं है, ये तो क्या औषधीय प्लांट है, द कैनाबिस। ठीक है ना, तो ये कैसा होता है, हमारा जल परागित पादप नहीं है, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहता है, परागकण की कौन सी कोशिका है जो डिवाइड होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो परागकण के अंदर एक कोशिका होती है जर्मिनल सेल, वो जब डिवाइड होगी ना, तो उससे क्या बन जाएंगे, हमारे दो नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जयांक का वह भाग जो परागकण की सुसंगतता का निर्धारण करता है, वह भाग कौन सा है, वह भाग का नाम क्या है। जैसे देखो, कभी भी परागकोश से परागकण निकला और वो हवा में उड़ के कहाँ पहुंचा, दूसरे पुष्प या उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे जा पहुंचा। ठीक है। अब वर्तिकाग्र चेक करेगा कि ये परागकण उसके लायक है या नहीं है। तो परागकण की सुसंगतता की चेक कौन करता है, वो वर्तिकाग्र ही करता है, जिसपे जाकर वह गिरता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब, वर्तिकाग्र, इसे अपने क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 64 परागकणों के निर्माण हेतु, यानी कि हमने बनाए कितने हैं, 64 परागकण, यानी 64 पोलन ग्रैंड बना दिए हैं। उसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कितनी, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस में भाग लेती है। आपको पता है हमें 64 का निर्माण करना है। अब 1 से 4 बनती है, आपको यार ना मियोसिस में क्या होता है, 1 से 4 बनती है। अब हमें 64 बनाना है, तो कितनी बार मियोसिस करना पड़ेगा, जी बताओ। क्योंकि अपने 64 परागकण का निर्माण करना है, और हमें असल में कितने मियोसिस होंगे तब जाके हमारे क्या बन जाए, 64 क्या बन जाए, परागकण बन जाए। जब 1 से 2, 2 से 4 बनते हैं, तो 16 से कितने बन जाएंगे, हमारे 64 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 16 से कितने बन जाएंगे, 64
परागकण बन जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एक प्रारूपिक, एक टिपिकल, एक एक सेकेंड, ठीक है। इसमें लिखा है कि एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री पादप का भ्रूणकोश निषेचन के दौरान कैसा होता है। यानी एक टिपिकल डाइकोट प्लांट है ना, उसका जो भ्रूणकोश होता है यानी एंडोस्पर्म जो होता है वो निषेचन के दौरान कैसा होता है, वो 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रक होते हैं। कोशिका तो उसमें 7 होती है पर केंद्रक 8 होते हैं। 7 केंद्रक कौन कौन से होते हैं, ऊपर आपको पता है 3 कोशिका होती है। कौन कौन सी होती है, 3 प्रतिमुखी कोशिका, इसे अपने एंटीपोडल सेल बोलते हैं, जो निभाग की तरफ होती है। नीचे कौन सी होती है, एक बड़ी अंड कोशिका होती है, उसके दोनों तरफ कौन सी होती है, 2 सहायक कोशिकाएं होती है। कौन सी होती है, सहायक कोशिका, इसे अपने क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स बोलते हैं, जहां से प्रागनलिका प्रवेश भी करती है। और बीच में होती है केंद्रीय कोशिका। तो 3 ऊपर 3 नीचे 6 और बीच में एक 7वीं कोशिका। तो 7 कोशिका होती है पर केंद्रक वहां पे इस अवस्था में कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो हमसे ये पूछा था कितनी कोशिका है, तो 7 कोशिका, पर हमसे पूछते हैं कितने केंद्रक, तो 8 केंद्रक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने शुरुआत शुरुआत में बात की थी ना कि द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, तो वो फ्रिटिलेरिया व लेलियम पादप में द्विनिषेचन की खोज हुई थी, वो किसने की थी, ये हमारे नवाश्चीन ने की थी 1898 में। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये फैक्ट हमसे पेपर में पूछेंगे। तो क्या बोला मैंने, नवाश्चीन ने किसकी खोज की थी, डबल फर्टिलाइजेशन की, द्विनिषेचन की खोज की थी, वो भी कौन सा प्लांट में, फ्रिटिलेरिया और लेलियम प्लांट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है कि भ्रूणपोषी बीज कहाँ मिलते हैं। भ्रूणपोषी बीज हमें कहाँ मिलते हैं, अरंडी में मिलते हैं, जिसे अपने रेसिनस क्यूमिनस कहते हैं, जो जिसे अपने हार्डियम वल्गेर बोलते हैं, नारियल कॉकस न्यूसिफेरा, इन तीनों के अंदर भ्रूणपोषी बीज मिलते हैं। अभ्रूणपोषी के लिए हमने एक मटर पढ़ा था और एक कौन सा, मूंगफली पढ़ा था। तो आपको साथ साथ में पीछे वाले क्वेश्चन भी रिपीट करते हुए चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहता है कि स्थायी बीजांड का उत्तक, स्थायी बीजांड का जो उत्तक होता है ना, उसे अपने क्या बोलते हैं, परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म बोलते हैं इंग्लिश में। यानी देखो, एक किसी बीज के अंदर भ्रूणपोष था, उसने उसे यूज कर लिया पोषण के रूप में, जो बच गया उसे क्या बोलेंगे हम, परिभ्रूणपोष बोलेंगे, पेरिस्पर्म बोलेंगे। तो वो क्या बन गया, हमारा स्थायी बीजांड का एक उत्तक बन गया, उसे हम क्या बोल देंगे, परिभ्रूणपोष बोल देंगे। अतः ये हमें कहाँ मिलता है, काली मिर्च के अंदर मिल जाता है, ब्लैक पेपर के अंदर। ठीक है ना, कहाँ मिल जाता है, ब्लैक पेपर के अंदर परिभ्रूणपोष मिल जाता है। ठीक है, आप याद रखोगे। यदि किसी आवृतबीजी पादप के भ्रूणपोष कोशिका में 24 गुणसूत्र है। अब भ्रूणपोष आपको इसलिए पता होना चाहिए उसकी सुगुणता कितनी होती है, क्या वो हैप्लॉइड है, क्या वो डिप्लॉइड है, क्या वो ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, तो आवृतबीजी पादप के भ्रूणपोष कोशिका में 24 क्रोमोसोम है। अब 24 क्रोमोसोम है उसके अंदर, यानी ट्रिप्लॉइड का मान है ये, यानी 3n का मान 24 है। तो पादप की मूल की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र संख्या कितनी होने वाली है, तो 16 होने वाली है। देखो, अगर मैंने n का मान क्या माना है और 2n का मान क्या माना है और 3n का मान क्या माना है। अब हमें 3n का मान 24 दिया हुआ है, तो 2n का मान कितना हो जाएगा और n का मान कितना हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अगर हम n का मान 8 माने, 2n का मान 16 माने और 3n का मान 24, क्वेश्चन में सिंपल पूछ रहा है। हमें पता है भ्रूणपोष ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित होता है, जिसका हमें 24 क्रोमोसोम मान दिया हुआ है। और जो रूट होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। सिर्फ गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, बाकी सब डिप्लॉइड है। ठीक है, तो यहाँ से हमने पूछा है कि मूल की गुणसूत्र संख्या, तो वो डिप्लॉइड है, तो हम क्या कर देंगे, पहले हम n का मान 8 निकाल लेंगे, फिर से डिप्लॉइड 16 निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन उससे बीज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लायक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पादप भ्रूणिकी के जनक कौन है, तो वो हो जाएंगे हमारे कौन से, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। आपसे पूछे फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, तो आप क्या बोलोगे, CF वॉल्फ बोलोगे। यानी आपको ओवरऑल पूछ लेना फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, तो आप किसका नाम लोगे, CF वॉल्फ का नाम लोगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक बीजपत्री बीज में एक बड़ी ढालनुमा आकृति का बीज पत्र मिलता है। अब जब भी हमसे मोनोकोट के बीज पत्र की बात करें तो उसे एक स्पेशल नाम देते हैं, स्कूटेलम। क्या बोलते हैं हम, स्कूटेलम। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने के लायक क्वेश्चन है। कौन सा, मोनोकोट सीड है, उसके अंदर एक ढालनुमा आकृति का क्या बनता है, कोटलेडोन बीज पत्र बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, बहुभ्रूणता कहाँ मिलती है, यानी पॉली एम्ब्रोनली, जिसके बारे में हमारे वैज्ञानिक किसने बताया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक ने बताया था।
तो पॉलीएम्ब्रोनिली हमें मिलते कहाँ पे? पहली बात तो ये खट्टे फ्रूटों में मिलती है। जैसे सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, जैसे कि संतरा, नींबू, इनमें मिलती है। तो सिट्रस फ्रूट के अंदर आपसे सिट्रस भी पूछ सकते हैं या खट्टे फल के रूप में हमसे नींबू, संतरा इनके भी ऑप्शन हमसे मिल सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिट्रस। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि वायु परागित पुष्पों के परागकणों की विशेषता क्या होती है? बिल्कुल ये आकार में छोटे होने चाहिए, वजन में हल्के होने चाहिए। दोनों ही ऑप्शन सही है। हो सकता है अगला ऑप्शन हमें क्या मिल जाए? ऑप्शन डी मिल जाए। देखते हैं हमें क्या मिलता है। हमें ऑप्शन हमें नहीं पता। बिल्कुल हमें उपयुक्त भी मिला है, सतह शुष्क होनी चाहिए। अब आपको भी पता है किसी को अगर हवा में उड़ना है, अगर उसे हवा में उड़ना है तो उसे क्या होना पड़ेगा? शुष्क होना पड़ेगा, यानी बिल्कुल रूखा होना पड़ेगा और हल्का होना पड़ेगा और हवा में उड़ने के लायक बनना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर किसके हैं? वायु द्वारा परागत करने वाले परागण के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका सेक्शन नंबर 1 खत्म किया है। इस सेक्शन में हमने क्या किया है? कुछ एमसीक्यू सोल्व किए हैं। लगभग 23 के आसपास हमने एमसीक्यू सोल्व किए चैप्टर के। ठीक है, पहली बात तो देखो बच्चों, इसमें जितने भी हमने सवाल किए ना, वो सब सवाल क्या है, लगभग पेपरों में आए हुए हैं, है ना? तो आप इन क्वेश्चन को डायरेक्ट क्या करो, रट्टा मारो, याद करो, जैसे मर्जी याद करो, पर याद होने चाहिए आपको। और हर चीज का आपको कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन सेम टू सेम छप जाए पेपर में। आपको कॉन्सेप्ट सेम रख के क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकता है एग्जामिनर, और कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना? तो आप क्या करो, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है, तो आपको लगना चाहिए कि क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में छप चुका है और आपको आता भी है और आप करके भी आओगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब हम क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स, रेगिस्तान की पूर्ति वाले क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है कि निषेचन के पश्चात बीजांड से तो बीज बन जाता है और अंडाशय से क्या बनता है? हमारा फल बन जाता है। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर निषेचन होता है। जैसे हमारे मेल के अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं, तब जाके जाइगोट बनता है, फिर उसका विलयन होता है, फिर उसमें मोरूला वेस्टोवा बनती है, यानी सब ये स्टेजेस आती है, तब जाके लास्ट में क्या बनता है? एक एम्ब्रियो बनता है। तो यहाँ पे भी प्लांट्स में क्या होता है? जो बीजांड होता है, उस बीजांड से क्या बनता है? बीज बीज बनता है। और अंडाशय से क्या बनता है? अंडाशय से क्या बनता है? फ्रूट बन जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है? भ्रूण कोष्ठ में स्थित 7 कोशिकाओं में से कितनी कोशिकाएं? एक कोशिका तो अंड कोशिका होती है, दो कैसी होती है? सहायक कोशिका होती है। मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया भी था कैसा होता है डायग्राम, हम आगे पढ़ेंगे अभी। ऊपर की तरफ तो कैसी होती है? 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं मिलती है, नीचे दो, एक अंड कोशिका और दो कौन सी मिलती है? सहायक कोशिकाएं मिलती है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सेक में 7 कोशिका कौन सी होती है? देखो, 3 तो ये वाली और 3 ये वाली, और ये बीच में जो एक कोशिका बनी है ना, कंप्लीट, ये जो पूरी कोशिका बन रही है, ये एक पूरी कोशिका है ना? तो 7 कोशिकाएँ बनती है, जिसमें से कितनी होती है? अंड कोशिका कितनी होती है? अंड कोशिका केवल 1 ही होती है, पर सहायक कोशिका कितनी होती है? 2 होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? चलिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि पुष्पीय पादपों में जो पुष्प होता है ना, वो उसका क्या होता है? मुख्य लैंगिक भाग होता है। आप कोई भी एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं, हमें इस चैप्टर का नाम ही क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जो पुष्पीय पादप होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? पुष्प क्या होता है? उसका मुख्य लैंगिक भाग होता है। ठीक है, अब इसने क्या लिखा? रेगिस्तान में क्या पूछा है? में विकासशील भ्रूण हेतु पर्याप्त पोषक तत्व एवं पोषण उपलब्ध रहता है। तो आपको पता है, एक भ्रूण जब डेवलप हो रहा है तो उसे पोषण चाहिए। वो पोषण कौन प्रदान करेगा? वो पोषण भ्रूणपोष ही प्रदान करता है। तो इस लाइन को पढ़ो, भ्रूणपोष में विकासशील भ्रूण हेतु पर्याप्त पोषक तत्व व पोषण उपलब्ध रहता है। आपके सामने जब पेपर में ये रिक्त स्थान आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, तो आपको सोचना पड़ेगा इसमें बिल्कुल परफेक्ट वर्ड क्या आना चाहिए। आपको लगेगा कि कोई और वर्ड भी फिट आ रहा है, पर आप देखो कि सबसे बेस्ट क्या है। आपके सामने जब रेगिस्तान आते हैं ना, तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलते कि यहाँ पे क्या फिट बैठता है। आपको अगर डेफिनेशन आती है, तो वो आपसे डेफिनेशन पूछेगा। यानी उसने सिर्फ लास्ट में एक जगह छोड़ी है, उस जगह पे कौन-सा वर्ड परफेक्ट आ सकता है, वो हमें ढूँढना पड़ेगा और वही सही होगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर एक अथवा अधिक परागनलिका को बनाते हैं। अब जितने भी परागकण उस वर्तिकाग्र पर आगे गिरे हैं, वो उस पर क्या होते हैं? जर्मिनेट करते हैं। तो उससे क्या होती है? एक या एक से अधिक क्या बन जाती है? हमारी पोलन ट्यूब, पराग नलिका बन जाती है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लघु व्याणुधानी जो क्या होती है? 1 मिनट। ठीक है ना? हुँ। क्या लिखा है? लघु बीजाणुधानी को एंडोथीशियम परत की कोशिकाओं की भित्ति पर अल्फा सेलुलोज नामक पदार्थ का जमाव पाया जाता है। असल में उसने क्या रेगिस्तान के लिए जो जगह छोड़ी थी, उसमें अपना ही आंसर फिल कर दिया है। तो उसने क्या बोला?
एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसकी एक लेयर है कौन सी अपनी एंडोथीसियम, है ना? उस एंडोथीसियम की लेयर पे किसका जमाव होता है? अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक कच्चे नारियल में उपस्थित पानी जो होता है वो क्या होता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है और जो सफेद गुदा होता है जो हम खाते हैं वो क्या होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष। आपको भी देखो नाम से थोड़ा दिख रहा है। जो लिक्विड है, जो पानी है, नारियल का पानी जो हम पीते हैं, ग्रीन नारियल के अंदर, जो पानी है ना असल में वो पानी क्या होता है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है और जो गिरी हम व्हाइट कर्नल खाते हैं, उस व्हाइट कर्नल को हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं सेल्युलर एंडोस्पर्म। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो किसको हम केंद्रकीय भ्रूणपोष बोल रहे हैं और किसको हम क्या कह रहे हैं? कोशिकीय भ्रूणपोष बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। किसे कह रहे हैं हम? एक कच्चा नारियल है ना? ग्रीन वाला। उस ग्रीन नारियल के अंदर जो पानी हम पीते हैं, नारियल का पानी, वो कैसा होता है? केंद्रकीय, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और जो व्हाइट कर्नल हम खाते हैं सूखने के बाद या वो जो थोड़ा बहुत उसमें मलाई मिलती है हमें, वो क्या होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। ठीक है? क्वेश्चन अगला हमसे कहता है कि जलीय पादपों में वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में परागकण कीटों से भी होता है और वायु से भी होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कुछ हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं, जैसे कि वाटर हाइसिंथ, है ना? और एक वाटर लिली। इन सब में जो परागण होता है वो किससे होता है? इंसेक्ट से। एंड किससे होता है? एयर से होता है। ये आपको आना चाहिए। अब हमसे पूछता है कृत्रिम संकरीकरण फसल की उन्नति व प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख विधि है। ये आपकी एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है। मैंने ये किसी भी टीचर ने आपको हमेशा अपने नोट्स पढ़ाए होंगे, है ना? नोट्स इसलिए पढ़ाते हैं टीचर्स ताकि हम उस एनसीईआरटी को और आसान कर सकें। पर जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है और उस एनसीईआरटी की लाइन से आपको क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। टीचर्स ने आपको चाहे नोट्स पढ़ाए हो कुछ भी पढ़ाए हो, पर आपको एग्जाम से पहले वो एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी से जब क्वेश्चन बनते हैं वो एज इट इज लाइंस पेपर में छप जाती है और हमसे वहाँ पे एक ना एक शब्द वो छोड़ देते हैं और वो शब्द हमें भरना पड़ता है। इसलिए हमें किताब भी पढ़नी है। ऐसा नहीं कि हम किताब को कंप्लीटली छोड़ दें, हमें किताब को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है? तो साथ साथ में किताब भी पढ़ लिया करो। क्वेश्चन नंबर 10वां हमसे कहता है कि युग्मनज यानी जाइगोट से परिपक्व भ्रूण, है ना? अब जाइगोट से क्या बनेगा? मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। युग्मनज से परिपक्व भ्रूण के विकास की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? भ्रूणोद्भव बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है ना? तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है, उस पे किसका जमा होता है? मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी, परागकण की 2 भित्तियाँ होती है, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली। बाहर वाली भित्ति पे क्या जम जाता है? स्पोरोपोलिन नाम का एक पदार्थ जम जाता है, जो कैसा है? ना तो जल से टूटेगा, ना किसी अग्नि से, ना किसी सुनामी से, यानी किसी भी तरह की वातावरणीय कारक से वो खत्म नहीं होने वाला। यानी जब भी कहीं पर कोई सुनामी आए, तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, तो आपको कुछ परागकण जीवाश्म के रूप में मिल जाते हैं। क्यों मिले? क्योंकि उनके ऊपर स्पोरोपोलिन का जमाव था, जिससे उसे खत्म होने नहीं दिया। तो हमें परागकण जीवाश्म के रूप में इसीलिए मिल पाते हैं क्योंकि उनकी बाह्य भित्ति पर हमें क्या मिलता है? स्पोरोपोलिन मिल जाता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां देखते हैं। एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद में हमें कितने केंद्रक मिलते हैं? 3 केंद्रक मिलते हैं। कौन-कौन से मिलते हैं? आपको 3 केंद्रक कौन से? 2 जननी केंद्रक और 1 कायिक केंद्रक मिल जाता है ना? हम पढ़ते हैं ना, एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद में 3 केंद्रक हमें मिल जाते हैं। ठीक है ना? आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निषेचन क्रिया के दौरान परागनलिका यानी पोलन ट्यूब भ्रूण कोश में बीजांड द्वार छोर से प्रवेश करती है ना? यानी जब भी फर्टिलाइजेशन होता है ना उसके दौरान जो पोलन ट्यूब भ्रूण कोश में प्रवेश करती है वो किससे करेगी? माइक्रोपाइलर वाले एंड से एंटर करेगी। चाहे वो घूम के कहीं से भी आए, चाहे वो अध्यावरण से आए, चाहे वो चलाजल वाले एंड से या निभाग से आए, चाहे वो बीजांड द्वार से आए, पर एटलीस्ट उसे कहाँ से एंट्री लेनी पड़ती है? बीजांड द्वार से ही एंट्री लेनी पड़ती है। ठीक है ना? जब भी अगला क्वेश्चन हम देखें, जैसे 14 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प में स्थित पुंकेसरों के परागकोशों को परिपक्वन से पूर्व हटा देना क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। ई मस्कुलेशन कहते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल का भी मेन क्वेश्चन आता है, ई मस्कुलेशन, है ना? इसमें क्या होता है? अब हमें पौधे में स्वपरागण नहीं कराना, सेल्फिंग नहीं करवानी। अब हमें क्या करवाना है? मेंडल ने जैसे कि क्या कराया था? पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन कराना है। तो हम क्या करेंगे? अब एक द्विलिंगी पौधा है, उसके अंदर नर युग्मक भी है, मादा युग्मक भी है। अब जो परागकोश से परागकण उड़ के वर्तिकाग्र पे गिरेगा, उससे पहले हम क्या करेंगे? जैसे ही परागकण क्या हो रहे हैं? परागनलिका में परिपक्व हो रहे हैं, ठीक है? उससे पूर्व हम उसे क्या करेंगे? कैंची से काट देंगे। हमने उसे हटा दिया। अब क्या होगा?
वो परागकण ही नहीं होंगे तो निषेचन की संभावना क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे ये हमारी ह्यूमन में क्या होती है, नसबंदी होती है। जैसे हम ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी पढ़ते हैं, आपने पढ़ी होगी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ट्यूब को काटा और बांध दिया। अब ओवम आएगा ही नहीं तो निषेचन कहाँ से होगा। और वैसेक्टोमी में क्या होता है, उसमें भी सेम होता है। उसमें हम क्या करते हैं, शुक्रवार को काटा और बांध दिया, उसमें भी क्या होता है, हमसे नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, गुण सूत्रों की संख्या यानी सूत्र गुणिता के आधार पर हम क्या करते हैं उसे, क्वेश्चन देखो 15, गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर आवर्त बीजी भ्रूणपोष कैसा होता है, ट्रिप्लोइड होता है, जबकि अनावर्त बीजी कैसा होता है, हैप्लोइड होता है। अगर देखिए हमने पढ़ा था कि वो ट्रिप्लोइड कैसे बना था, ट्रिप्लोइड इसलिए बना था क्योंकि जब हम भ्रूणकोश की बात करते हैं उस भ्रूणकोश के अंदर बीच में कितनी होती है, दो कोशिकाएं होती है। क्योंकि आपको पता है बीच में केंद्रीय कोशिका के अंदर दो केंद्रक आ जाते हैं और तीसरा एक नर युग्मक आके और मिल जाता है। तो ये तीन केंद्रक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हमारे भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। दोबारा सुनो, दो केंद्रीय कोशिकाओं के अंदर पहले से केंद्रक मौजूद थे जो उनके दो ध्रुवीय केंद्रक थे, ठीक है। और एक नर युग्मक आके और जुड़ जाता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, त्रिक सलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिक सलियन, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ये सब एंजियोस्पर्म के ही लक्षण है, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलते हैं और किसी के अंदर नहीं मिलते। तो एंजियोस्पर्म का जो भ्रूणपोष होगा वो ट्रिप्लॉइड होगा, जबकि जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, इस पे क्वेश्चन भर भर के हमेशा हर साल हर किसी एग्जाम में आते हैं, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के हमसे ये कहता है कि लघु व्याणु धान्य की सबसे आंतरिक परत टैपिटम होती है। मैंने आपको शुरुआत में शायद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिसमैच कर दिया था, है ना। असल में जो लघु व्याणु धानी होती है वो परागकोश होता है, उसकी चार परतें होती है, ठीक है ना। चार परतों में सबसे बाहर की परत कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है। उसके जस्ट अंदर कौन सी होती है, एंडोथीसियम होती है। और जस्ट उसके अंदर कौन सी परत होती है, हमारी मिडल लेयर, मध्य परत होती है। और लास्ट में कौन सी होती है, टैपिटम होती है। शायद मैंने शुरुआत में थोड़ा सा गलत बता दिया था, उसके लिए सॉरी। बट ये चारों लेयर का आपसे सीक्वेंस पूछ सकते हैं, अंदर से बाहर का, बाहर से अंदर का। सबसे बाहर तो बाह्य परत एपिडर्मिस होती है, जस्ट उसके अंदर एंडोथीसियम होती है, और जस्ट उसके अंदर मिडल लेयर होती है, और जस्ट उसके अंदर क्या होती है, टैपिटम होती है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, लघु वेणुदानी यानी परागकोश की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है, तो वो टैपिटम होती है। हमसे सबसे अंदर की, सबसे बाहर की, पूरा सीक्वेंस पूछ सकते हैं, तो हमें सारा सीक्वेंस भी अच्छे से आना चाहिए। बिना निषेचन की क्रिया के फल निर्माण की क्रिया, या अभी निषेचन हुआ भी नहीं, यानी निषेचन बिना कराए हम क्या करते हैं, फल का निर्माण कर दें, तो उससे हम क्या बोलेंगे, अनिषेक फलन बोलेंगे। अब हमें इस अनिषेक फलन का इंग्लिश नाम जरूर आना चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं, जब हम अनिषेक फलन की बात करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पी। कार्पी वर्ड हमेशा किसके लिए आता है, कार्पी वर्ड हमेशा फ्रूट के लिए आता है। और जब हमसे पूछते हैं अनिषेक जनन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, बिना निषेचन के फल का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि फल बन रहा है तो हम क्या लगाएंगे, पार्थिनोकार्पी लगाएंगे, अनिषेक फलन लगाएंगे। यही हमसे पूछता है बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन हो रहा है, तो हम इसे पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही कॉन्सेप्ट माइंड में बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए आपके। क्वेश्चन नंबर कहता है कि सेब कैसा है, सेब यानी एप्पल। एप्पल आभासी है कि ट्रू फ्रूट है। सेब का निर्माण कभी भी अंडाशय से नहीं होता है। सेब का जो खाने योग्य भाग होता है वो अंडाशय से नहीं बनता, वो किससे बनता है आपको भी पता है, वो बनता है पुष्पासन से, थैलेमस से बनता है। तो सेब एक आभासी फल होता है, एक असत्य फल होता है, ना कि एक ट्रू फ्रूट होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागगण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, यानी जो चीज डेफिनेशन होती है ना, वो डेफिनेशन में जो मेन कीवर्ड है उसे ही तो फिल इन द ब्लैंक्स बना देगा और पूरी डेफिनेशन आपको लिख के दे देगा। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। अब एक परागकोश से परागकण उड़ा, हवा में उड़ा, इंसेक्ट से चिपका, पानी से गया, किसी ना किसी माध्यम से वो कहाँ पहुंचा, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंच गया, पर उसी जाति का होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। अभी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ परागण हुआ है, वो पॉलिन ग्रेन उड़ के सिर्फ वर्तिकाग्र तक पहुंचा है, ठीक है ना, तो उसे परागण बोलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि चमगादड़ परागण दर्शाने वाले पादपों के पुष्प खुशबूदार, सामान्यतः सफेद व रात्रि में खिलते हैं। अब किसी को चमगादड़ से परागण करवाना है भाई, तो चमगादड़ तो रात में उड़ते हैं, तो ऐसे प्लांट रात्रि में खिलने बहुत जरूरी है। अगर वो रात्रि में खिलेंगे तो चमगादड़ परागण कर पाएंगे। और सबसे बेस्ट क्वेश्चन तो ये बनेगा कि चमगादड़ जब परागण करते हैं तो उसे कहते क्या है,
इसे बोलते हैं चिरेटोफिली। क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चिरेटोफिली बोलते हैं। ये आपकी किताब में भी लिखा होगा और आपको आना भी चाहिए। क्या बोलते हैं? चिरेटोफिली बोलते हैं। ठीक है? आप थोड़ा देख लेना। ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ तक हमने एमसीक्यूज कर लिए और फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिए। ठीक है? देखो सबसे अच्छी बात क्या होती है, आप है ना जितने भी कॉन्सेप्ट आप कहीं से पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, बस उसी का रिवीजन करते रहो बार बार, क्योंकि आपके काम तो वही आएंगे। ये तो सिर्फ हमारे प्रैक्टिस के लिए है। जो हम चीज़ अब कर रहे हैं ना, वो सब लास्ट टाइम पे काम आने वाली है। ऐसा नहीं कि आज तक हमने कुछ नहीं पढ़ा और सीधा डायरेक्ट हम इस पर आके कूद रहे हैं, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर हमने सब कुछ पढ़ा है तो ये हमें बहुत बेनिफिट देगा। ये क्वेश्चन हमें ये बताएंगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। ये हमें पेपर का फॉर्मेट समझाने वाले हैं कि इस चैप्टर, क्योंकि हम जब किताब पढ़ते हैं ना, बुक पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि क्वेश्चन में हमें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि जब एनसीईआरटी की जो बुक बनती है वो असल में इंग्लिश में बनती है। उसे जब हिंदी में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे वर्ड मिसबैलेंस हो जाते हैं। थोड़ी हिंदी में एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत टफ है, जबकि इंग्लिश में एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत आसान होता है ना? तो आप कोशिश करो कि आप मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश में पढ़ो। ठीक है? तो हमने लगभग 20 प्लस एमसीक्यूज किए थे और लगभग 20 के आसपास हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए। अब हम पढ़ते हैं अति लघुत्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन लिखा है, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? क्या लिखा है? अनिषेक फलन किसे कहते हैं? बिना निषेचन क्रिया के अंडाशय से फल का बनना, इसे क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी। जैसे हमने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा था, निषेचन नहीं हुआ है पर फिर भी किसका निर्माण हो गया? फल का निर्माण हो गया। तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनिषेक फलन, पार्थिनोकार्पी। ऐसे फ्रूट्स के अंदर कभी बीज नहीं होते। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे नेचुरल रूप से ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसके अंदर बीज नहीं होते, तो ऐसा फ्रूट कौन सा है? हमारा केला है। वैसे अंगूर में भी बीज नहीं होते, पर नेचुरल रूप से कौन सा हमारा? केला और अंगूर है। मेनली केला है। ठीक है? नहीं बनाना और ग्रेप्स। और साथ में अगर आज हम चाहते हैं तो बहुत सारे हार्मोन्स यूज करके हम तरबूज, वाटरमेलन, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स बना सकते हैं जिसके अंदर क्या ना हो? सीड यानी बीज ना हो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोरा वस्त्रीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? यानी इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैगिंग बोलते हैं। ये भी आपके प्रैक्टिकल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कृत्रिम संकरण, यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, परागण हेतु विपुषित पुष्पों को उचित आकार की थैली से ढकने की क्रिया को बोलते हैं बोरावस्त्रीकरण। असल में क्वेश्चन किसका है? जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, ऐसा मंडल ने किया था। यानी अगर हम किसी के परागकण को, सॉरी, जो हमारा हमने विपुंसन किया था, परागकण को कैंची से काट दिया था, उसको हम थैली से कवर कर देंगे, है ना, वर्तिका कर, तो अब उस पे क्या होगा? कोई भी आके और परागकण नहीं उठ के आके गिरेगा। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम खुद अपने परागकण लाएंगे, उस पे छिड़क देंगे। यानी हम अपनी मर्जी से सब काम कर सकते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहते हैं? एक निश्चित भ्रूणकोश का नामांकन चित्र। आपको डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आनी चाहिए भाई। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपकी डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आप कोशिश करो कि डायग्राम पेन से ही बनाओ, क्योंकि जब आप पेन से बनाओगे ना तो आपके डायग्राम और परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि पेंसिल से आपको पता है कि हम डायग्राम को थोड़ा बहुत सही कर सकते हैं, पर आप जब पेन से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके डायग्राम और अच्छे बनेंगे। ठीक है ना? कोशिश करो कि शुरुआत में पेंसिल से बनाओ, क्योंकि गलतियां वहीं से सही हो सकती है। पेन से गलतियों को हम सही नहीं कर पाएंगे, पर बाद में जब आपको लगे ना हम परफेक्ट हो चुके हैं, तो डायग्राम सारे अपने कॉपी के अंदर पेन से बनाओ। ठीक है? देखो यहाँ पे एक भ्रूणकोश का हमें डायग्राम दिख रहा है। ठीक है? उसमें हमें ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये हमें क्या लिखा है? फर्टिलाइज भ्रूणकोश का डायग्राम है, पहले का नहीं है, बाद का है। इसके ऊपर जो प्रतिमुखी कोशिकाएं थी वो क्या हो चुकी है? रिड्यूस हो चुकी है, हासित हो चुकी है। और बीच में क्या है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इसे हम क्या बोलते हैं? PEN बोलते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, PEN। ये कैसा होता है? ट्रिप्लोइड होता है। क्यों होता है ट्रिप्लोइड? क्योंकि पहले इसके पास 2 ध्रुवीय केंद्रक थे और एक हमने नरयुग्मक और ऐड कर दिया था। और नीचे युग्मनज कैसे बना था? युग्मनज यहाँ पे एक अंड कोशिका थी और अंड कोशिका के साथ हमने क्या लगा दिया? एक नर युग्मक और आके जुड़ गया था। तो क्या हुआ था? सिनगैमी हुई थी, सयुग्मन हुआ था, है ना? तो इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन बोल देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे साइड में आपको दिख रही है ना अफासित सहायक कोशिकाएं, वो भी क्या हो चुकी है? धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। तो एक युग्मनज बच गया, एक PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बच गई। मेन तो ये 2 चीज बची थी। ये क्या हमारा एक निश्चित भ्रूणकोश का नामांकित चित्र है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ऐसे 2 परजीवी पादपों के उदाहरण दीजिए जिनके फलों में हजारों की संख्या में क्या बनते हैं? बीज बनते हैं भाई। देखो सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है हमारा? ओरोबैंकी और स्ट्राइगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे, रट्टे मारने पड़ेंगे। क्या हो जाएगा? ओरोबैंकी और स्ट्राइगा हो जाएगी।
अनिषेक फलन से आप क्या समझते हैं? तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अनिषेक फलन। बिना निषेचन क्रिया के अंडाशय का फल में परिवर्तित होना अनिषेक फलन कहलाता है। अनिषेक फलन द्वारा विकसित फलों में बीज नहीं होता है, जैसे कि केला और अंगूर। केले का नाम क्या लिखा है? म्यूसा पैराडिसिका। ठीक है ना, ये आप पढ़ लेना अच्छे से। अब बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? बहुभ्रूणता की खोज आपको शुरुआत में क्वेश्चन आया था, ल्यूवेनहॉक ने की थी, संतरे के अंदर, सिट्रस फ्रूट के अंदर की थी। सामान्यतः क्या होता है, एक बीज में एक ही भ्रूण डेवलप होता है, परंतु कई बार क्या होता है, एक बीज में एक से अधिक एम्ब्रियो बन जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता बोलते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब कोई ऐसे दो प्लांट के नाम बताओ जिनके अंडाशय में केवल एक ही बीजांड बने। ऐसे प्लांट मोनोकोट वाले कौन कौन से हैं? एक तो अपना गेहूं, ट्रिट्रिका मेस्टियम, जो अपना मोनोकोट है। कौन सा है? गेहूं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिट्रिका मेस्टियम। और एक आम जो कि डाइकोट है, मेंजिफेरा इंडिका। तो हमसे पूछा गया था, ऐसे दो प्लांट के उदाहरण दो जिनके अंडाशय में केवल एक ही बीजांड होता है। आप देखते हो, आप जब आम देखते हो, आम खाते हो, तो आम का जो छिलका आप उतारते हो वो तो होती है बाह्य फल भित्ति, और जो बीच में येलो कलर का गुदा जो आप खाते हो वो होता है उसका मध्य फल भित्ति। और जो आपको अंदर गुठली दिखती है वो असल में अंतःफल भित्ति होती है। क्या होती है? अंतःफल भित्ति। वो बीज नहीं है, गुठली बीज नहीं होती। गुठली तो अंतःफल भित्ति है, उसके अंदर बीज है। कभी गुठली को बजा के देखना, आपको बीज अंदर मिल जाएगा ना। तो यही हमसे पूछा था, ऐसे दो प्लांट जिनके अंदर केवल एक बीज मिले। आम के अंदर भी एक बीज है, गेहूं तो खुद एक बीज है। ठीक है, उस कोशिका का नाम बताइए जिसके द्वारा नारियल में भ्रूण कोश का विकास होता है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। नारियल में हमें कैसा मिलता है? केंद्र के भ्रूण कोश। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर ओवरऑल पूछ ले, नारियल में कौन सा भ्रूण कोश मिलता है, केंद्रकीय या कोशिकीय, न्यूक्लियर या सेलुलर? तो आप क्या करने वाले हो? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म करने वाले हो, क्योंकि नारियल के पानी के अंदर कैसा मिलता है? हमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मिलता है। पर जो नारियल की गिरी होती है उसके अंदर हमें कैसा मिलता है? सेलुलर एंडोस्पर्म मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना अच्छे से, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हरकोगेमी, हरकोगेमी यानी भिन्न काल पक्वता से क्या तात्पर्य है? देखो, अब हमने हिंदी में पढ़ा था भिन्न काल पक्वता, पर यहाँ पे जो इसका इंग्लिश वर्ड है हरकोगेमी, उसे ये हिंदी में लिख के दे देंगे, तब तकलीफ हो जाएगी। इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश वर्ड दोनों आने चाहिए। ठीक है, हरकोगेमी क्या होता है? पर परागण दर्शाने वाले पादपों में पाए जाने वाले एक अनुकूलन है, जिसके अंतर्गत पुमंग और जयांग के मध्य एक विशिष्ट प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है ना। अब हरकोगेमी में क्या होता है? जैसे कि आप कैल्ट्रोपिस में देखते हो, कैल्ट्रोपिस में क्या होता है? एक गायनेकोमेस्टिजियम, एक क्या बोलती है, एक डिस्क बन जाती है ना? क्या बनती है? एक पुमंग और जायंग के बीच में एक तरह का एक नेचुरल अवरोध सा बन जाता है ना? वो भी फंक्शनली, जो क्या करता है उसमें परागण नहीं होने देता, पर परागण भी नहीं होता, है ना? सॉरी, स्वपरागण नहीं होने देता। उस वजह से क्या होता है, उसमें पर परागण हो जाता है। ठीक है ना? यानी पर परागण कराने के लिए प्लांट ने या अपने पुष्प ने अपने अंदर क्या कर लिया? एक एडेप्टेशन कर लिया, अनुकूलन कर लिया, कि पुमंग और जायंग के बीच में एक विशिष्ट प्राकृतिक संरचना बन गई। अब पुमंग से क्या होते हैं? परागकोश से परागकण उड़ के उस पर जायंग की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं। इस वजह से उसमें पर परागण ही होगा, स्वपरागण नहीं हो पाएगा। इसे क्या कहते हैं? हरकोगेमी। हिंदी में इसे भिन्न काल प्रवक्ता नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अनून का उदाहरण दीजिए। अनून क्या होती है? इसे अपने क्लिस्टोगेमस कहते हैं। यह स्वपरागण हेतु अनुकूलन है। यानी क्लिस्टोगेमस का मतलब क्या होता है? ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद ही रहते हैं, कभी खिलते ही नहीं है। अब जो पुष्प खिलेगा ही नहीं, तो उसमें केवल स्वपरागण ही संभव है, कभी भी परपरागण नहीं हो सकता। यह स्वपरागण हेतु अनुकूलन है, जिसमें पुष्प के जननांग पुमंग और जयांग सदैव दल दल यानी कि पेटल्स द्वारा ढके रहते हैं। यानी कि जो भी उसके बाह्य दल पुंज है ना, उनके द्वारा ढके हुए रहेंगे, कभी खिलता ही नहीं है पुष्प। उसे बोलते हैं क्लिस्टोगेमस। जैसे कि वायोला, जंकस। आपको एग्जाम्पल भी आने चाहिए, कौन कौन से? वायोला और जंकस। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बहुनलिकीय परागकण से आप क्या समझते हैं? बहुनलिकीय क्या होता है? यानी पोलन ट्यूब बहुत सारी बन चुकी है। परागकण के अंकुरण के समय बाह्य चोल यानी एक्साइन फटती है और अंतःचोल पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। अगर आप परागकण का डायग्राम बनाएं तो ये परागकण बन गया, मान लो। अब जो इसकी ये जो अंदर की भित्ति है ना, ये अंदर की भित्ति फटेगी। ठीक है ना? अब अंदर की भित्ति फट के क्या करेगी? ये पोलन ट्यूब का निर्माण करने वाली है। ठीक है ना? ये अंदर की भित्ति फट के क्या करेगी?
पोलन ट्यूब का निर्माण करेगी। बाहर की भित्ति वैसी की वैसी पड़ी है, पर जो अंदर की भित्ति है ना अंतःचोल, वो क्या करेगी? पोलन ट्यूब का निर्माण करेगी। यदि एक से अधिक पराग नलिकाएं डेवलप हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? बहुनलिकीय परागकण, यानी कि पोलन ट्यूब बन जाएगी, यानी कि एक से ज्यादा पोलन ट्यूब बन जाएगी। उदाहरण क्या हो जाएगा? मालवेसी फैमिली के मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि लघु व्याणु चतुष्क, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है, चतुष्क के चारों ओर लघु व्याणुओं की भित्ति किस पदार्थ द्वारा आपस में जुड़ी होती है? तो उसे कैलोज द्वारा जुड़ी होती है। यानी कोई चार लघु व्याणु ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे चार लघु व्याणु आपस में अलग अलग जुड़े हुए हैं। ये चारों लघु व्याणु आपस में किससे जुड़े हुए हैं? तो ये कैलोज बैंड से जुड़े हुए होते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भ्रूणोद्भव की परिभाषा बताओ हुई। अब भ्रूणोद्भव हमने पहले भी बात की थी, इसे बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? हम भ्रूणोद्भव बोलते हैं। इजी डेफिनेशन है, एक नंबर की आ सकती है। बोरावस्थीकरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे अपने इंग्लिश में बैगिंग बोलते हैं। वांछित परागकण क्रिया के अंतर्गत विपुंसन के बाद पुष्प को सेल्यूलोज से निर्मित थैली द्वारा ढकना ही बोरावस्थीकरण। यहाँ में एक्स्ट्रा क्या पढ़ा है? वो जो थैली होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पुष्पीय पादपों में भ्रूण कोश की सूत्रकृमता क्या होती है? अब ये भ्रूण कोश की बात कर रहा है, भ्रूणपोष की बात नहीं कर रहा। आप दोनों वर्ड में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। एक का भ्रूणपोष जिसे एंडोस्पर्म बोलते हैं, एक का भ्रूणकोश जिसे अपने क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। तो एम्ब्रियोसेक तो मादा युग्मकोद्भिद है। युग्मकोद्भिद हमेशा हैप्लॉइड होता है, एगुणित होता है, जबकि भ्रूणपोष यहाँ पे ट्रिप्लॉइड है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? भ्रूणकोश पूछा है, एम्ब्रियोसेक पूछा है, तो कैसा होने वाला है? हैप्लॉइड होने वाला है। तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, जो चीज पूछी है केवल उसी का जवाब देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पॉलीगोनम भ्रूणकोश में कोशिकीय अवस्थाएं बताए। जो हम जनरली पढ़ते हैं वो पॉलीगोनम ही होता है। उस पॉलीगोनम के अंदर 7 कोशिका होती है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी, और 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है ना। पॉलीगोनम भ्रूणकोश जो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। भ्रूणकोश हमेशा मादा युग्मकोद्भिद है, तो वो हैप्लॉइड ही होने वाला है। उसके अंदर 7 कोशिका होने वाली है और 8 केंद्रक होने वाले हैं। ठीक है। इसमें से 3 कोशिका तो निभाग की तरफ होने वाली है, इसे अपने क्या बोलेंगे? प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलने वाले हैं। और जो नीचे की तरफ कौन सी होने वाली है? 3 कोशिका होने वाली है। 3 कोशिका कौन कौन सी होने वाली है? एक अंड कोशिका होने वाली है और 2 सहायक कोशिका होने वाली है। टोटल 6 कोशिका होगी और एक बीच में और हो जाएगी केंद्रीय कोशिका। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था अभी। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कहता है कि प्राक कोशों के स्फुटन हेतु लघु ध्वनि की भित्ति का कौन सा स्तर उतय होता है? वो होता है एंडोथीशियम, सबसे बाहर एपिडर्मिस या बाह्य परत, उसके बाद एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम क्या करती है? आर्द्रता को ग्रहण करके स्फुटन करती है। तो हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा है, प्राकोशों में स्फुटन में कौन सहायकता करती है? तो जो परत हाइग्रोस्कोपिक होगी, आर्द्रता ग्राही होगी, वो क्या करेगी? आर्द्रता को ग्रहण करेगी, उससे फट जाएगी, जिससे क्या हो गया? परागकण बाहर आ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे थे? अनिषेक फलन पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? अनिषेक जनन पढ़ेंगे। क्या होता है अनिषेक जनन? यानी इसे क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। अनिषेचित अंडकोशिका, यानी एक ऐसी अंडकोशिका जिसमें परागकण आए ही नहीं है, यानी ये अंडकोशिका निषेचित हुई नहीं है, इसे क्या बोलेंगे? अनिषेचित अंडकोशिका बोलेंगे। उसी से क्या बन जाए? हमारे भ्रूण का निर्माण हो जाए, भ्रूण का विकास हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? अनिषेचन। वर्ड को पकड़ो, वो हमसे क्या बोल रहा है? ऐसी अंडकोशिका है जिसके पास नर युग्मक आए ही नहीं है, यानी वो कैसी है? अंडकोशिका अनिषेचित है। उससे किसका निर्माण हुआ है? भ्रूण का विकास हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। अनिषेक जनन द्वारा अगुणित संतति उत्पन्न होती है। ये आप हमेशा याद रखना, क्योंकि जब अंड कोशिका है वो हैप्लॉइड थी, अब उसे जब भ्रूण बनेगा तो वो हैप्लॉइड ही बनने वाला है। वो डिप्लॉइड कब बनता? जब उसमें नर युग्मक आता, युग्मनज बनता, तब वो डिप्लॉइड बनता। पर अब जो भ्रूण बनेगा वो कैसा बनेगा? हैप्लॉइड ही बनेगा। क्यों बनेगा? आपको पता है। ठीक है। ये हमने एक पार्ट और खत्म कर लिया। हमारा वीडियो भले बड़ा हो रहा है, पर हम कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। मुझे लगता है आप थक गए होंगे, है ना। तो जब भी आपको थकान महसूस हो ना, तो क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन हमने कितने अच्छे से पढ़ लिए हैं, है ना। क्योंकि आज मेहनत कर लोगे तो आपके 90% कोई भी मुश्किल नहीं है बायोलॉजी में बनाना। पर मैंने देखे हैं अक्सर मैथ में तो 100 आउट ऑफ 100 बन जाते हैं, बट बायोलॉजी में बनना बोर्ड एग्जाम में बहुत टफ होता है। 100 में से 100 मार्क्स बहुत टफ होता है, बट आपके बन जाएंगे। आप मेहनत करोगे तो बन जाएंगे।
है ना। तो क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दीर्घ उत्तरात्मक। ये क्वेश्चन हमसे कुछ बातें कहेगा बड़ी बड़ी, जो हमें धीरे धीरे साथ साथ में पढ़ लेंगे। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, एक मादा युग्मकोद्भिद है, फीमेल गैमेटोफाइट है, उसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं को हमें डायग्राम के सहित बताना है। देखो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर मैं उसे आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, मादा युग्मकोद्भिद का विकास गुरु व्याणुधानी यानी बीजांड में गुरु व्याणुजनन की क्रिया के पूर्ण होने के पश्चात एक सक्रिय गुरु व्याणु शेष रहता है। अब होता क्या है, देखो इस डायग्राम को समझो। पहले आप है ना, जब भी ऐसी चीज पढ़ो ना, तो डायग्राम पे फोकस किया करो। अपने डायग्राम को पहले समझते हैं, उसके बाद थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक बीजांड था, ठीक है, उसके अंदर क्या थी, गुरु व्याणु मात्र कोशिका थी। अब उससे 4 गुरु व्याणु बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 4 गुरु व्याणु बन जाएंगे। अब बन गए 4 गुरु व्याणु, इनमें से 3 तो खत्म हो जाएंगे, एक बच जाएगा। उसे अपने क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, सक्रिय गुरु व्याणु बोलेंगे। कोई डाउट है इसमें। ठीक है, 3 क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, आगे देखो। अब जो सक्रिय था ना, उसकी बात करते हैं। अब जो सक्रिय था गुरु व्याणु, उसमें क्या होगा, निभागीय छोर होगा ऊपर की तरफ, और एक होगा बीजांड द्वार का छोर। इसे अपने बोलेंगे माइक्रोपाइल, और निभाग को बोलेंगे चला जा। अब इसके आकार में धीरे धीरे क्या होगा, वृद्धि होगी, और अंदर क्या होगा, वैक्यूल्स रिक्तिका का निर्माण होगा, और एक हैप्लोइड केंद्र का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, पहला इसमें क्या होगा, फर्स्ट माइटोसिस होगा। क्या होगा, फर्स्ट माइटोसिस होने वाला है। अब आपको पता है माइटोसिस में क्या होता है, अगर वो सेल हैप्लोइड है तो अगली सेल भी हैप्लोइड बन जाएगी। पर यहीं पर होता है म्यूसिस, तो डिप्लोइड से हैप्लोइड सेल का निर्माण होता है। तो हमें पता है एक यहाँ पे एक अगुणित केंद्रक था, हैप्लोइड केंद्रक था। जब इसमें फर्स्ट माइटोसिस होगा तो उससे क्या बन जाएंगे, 2 हैप्लोइड न्यूक्लियस बन जाएंगे। पहले एक था, एक से 2 बन गए, क्योंकि इसमें पे क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है। अब क्या होगा, 2 क्या बन जाएंगे, हैप्लोइड केंद्रक बन जाएंगे। अब इनमें से एक केंद्रक चला जाएगा दूसरे ध्रुव पर, और एक केंद्रक चला जाएगा दूसरे ध्रुव पर, यानी दोनों केंद्रक अलग अलग ध्रुवों पर चले जाएंगे। चले गए। अब क्या होने वाला है, 2 कंटिन्यूअस क्या होने वाले हैं, माइटोसिस होने वाले हैं। अब 2 कंटिन्यूअस माइटोसिस से क्या होगा, पहले 1 से 2 बन गए थे, अलग अलग ध्रुव पे चले गए थे। अब क्या होगा, जो एक एक केंद्र ध्रुवों पे गए हैं वहां पे 2 2 माइटोसिस होने वाले हैं। तो 1 से 2, 2 से 4 4 केंद्रक बन जाएंगे अलग अलग ध्रुवों पर, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। तो 4 4 केंद्र कहाँ पे, एक ध्रुव पे 4, एक ध्रुव पे 4, यानी चलाजा वाले एंड पे भी 4 है, और माइक्रोपाइलर यानी कि बीजांड द्वारा वाले एंड पे भी 4 है। अब क्या होगा, इन 4 में से एक एक केंद्र कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। दिख रहा है आपको, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ना। 4 4 केंद्रक ध्रुवों पे थे, एक अलग ध्रुव पे, 4 अलग ध्रुव पे थे। पर उन 4 में से क्या होगा, एक एक केंद्र कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। अब क्या होगी, इनके हर बार कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। अब जो निभाग की तरफ बनी है 3 कोशिकाएं, उनका निर्माण किससे होगा, उनको क्या बोलेंगे हम, प्रतिमुखी कोशिकाएं बोल देंगे। और वो कैसे होने वाली है, हैप्लोइड होने वाली है, क्योंकि सब कुछ हैप्लोइड ही है। और बीच में जो केंद्रीय कोशिका थी, उसके अंदर 2 केंद्रक बच जाएंगे, जो अभी बीच में आए थे। वो जो नीचे की तरफ थी ना, बीजांड द्वार का छोर था, माइक्रोपाइल का एंड था, वहां पे 3 कोशिका बन जाएगी। एक बड़ी वाली अंड कोशिका बन जाएगी, उसके 2 तरफ क्या बन जाएगी, सहायक कोशिकाएं बन जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी हमारी। तो इसमें कुल 7 कोशिकाएं होगी। कौन कौन 7 कोशिका हुई है, 7 कोशिका कौन कौन सी हुई है वो भी काउंट कर लेते हैं। देखो, एक तो ये वाली, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 7 कोशिका पर केंद्रक 8 है। 3 नीचे, 3 ऊपर, 2 बीच में, तो ये 8 केंद्रक हमसे पूछेंगे। पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है, मादा युग्मकोद्भिद होता है, उसमें 7 कोशिका होती है और 8 केंद्रक होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको डायग्राम समझ आ गया। थ्योरी पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, थ्योरी आप कभी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको पीडीएफ अवेलेबल रहेगी, आपको जब मर्जी हो थ्योरी पढ़ सकते हो, और आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अभी आप वीडियो पॉज करो, अपना कमेंट टाइप करो, आप पूछो। जब भी आप वीडियो को देखोगे तो मैं आपके, मुझे पता चल जाएगा और मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, स्वयुग्मन वह सजातीय पुष्पी परागण को क्या करो, परिभाषित करो। अब स्वयुग्मन क्या होता है, यानी स्वपरागण की बात कर रहा है। पादप पर स्थित किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिका पर पहुंचना तो स्वयुग्मन है। तो स्वयुग्मन का मतलब क्या है, स्वपरागण। इसे क्या बोलते हैं, अपने ऑटोगैमी बोलते हैं, है ना। यानी कोई पुष्प था, उसका परागकण उड़ा, उसी पुष्प की वर्तिका अगर पे गिर गया तो ये स्वपरागण है। पर सजातीय पुष्पी परागकण में क्या होता है, पादप पर स्थित किसी पुष्प के परागकणों का उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पे गिरना। यानी पौधा तो वही है, परंतु पुष्प चेंज हो गया, यानी उसी पुष्प से उड़ा, उसी पुष्पीय वर्तिका पर ना गिर के उसी प्लांट के किसी दूसरे पुष्पीय वर्तिका पे जाके गिर गया। उसे क्या बोलते हैं हम, सजातीय पुष्पीय परागण कह देते हैं। उपरोक्त दोनों प्रक्रियाएं स्वपरागण को क्या करती है, निरूपित करती है। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आवर्त बीजियों में भ्रूण कोश की क्या होती है? सूत्रकृमिता ट्रिप्लोइड होती है, हमने पढ़ा था। 3n होती है, क्यों होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और तरल या केंद्रकीय भ्रूणपोष को उदाहरण से बताइए। देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था नारियल के अंदर कैसा मिलता है। अगर आपसे ओवरऑल पूछे नारियल में कौन सा भ्रूणपोष मिलता है तो आप केंद्रकीय भ्रूणपोष बोलोगे। पर उस नारियल के पानी में केंद्रकीय भ्रूणपोष है, पर उसके जो गिरी होती है, व्हाइट कर्नल होता है, उसके अंदर कैसा होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। पढ़ते हैं भाई। भ्रूणपोष की सूत्रकृमिता कैसी होती है? ट्रिप्लोइड होती है। तरल या केंद्रकीय भ्रूणपोष त्रिक संलयन के फलस्वरूप निर्मित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कंटिन्यूअस केंद्रक विभाजन होते हैं, परंतु कोशिका द्रव्य का डिवाइडेशन नहीं होता है। अतः अनेक त्रिगुणित केंद्रक तरल कोशिका द्रव्य में तैरते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? तरल केंद्र की भ्रूणपोष कह देते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? नारियल, कोकस न्यूसीफेरा। आपको डायग्राम दिख रहा होगा। पहले केंद्रक थे, केंद्रक बहुत सारे बने, पर उसमें भित्तियां अलग अलग नहीं बने, तो हमें बहुत सारे केंद्रक दिखते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? केंद्र के भ्रूणपोष बोल देते हैं। कोई खास बात नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? परागकण हानिकारक प्रभाव दर्शाते हैं। कैसे? परागकण कुछ क्या होते हैं? अति संवेदी होते हैं। कई बार पता है अपने हवा में चल रहे होते हैं, कहीं पे चल रहे होते हैं, हवा में क्या कहीं भी चल रहे होते हैं, खेतों के आसपास, तो हमें अचानक से छींके आती है। ऐसा कोई ना कोई चीज हमारे आसपास आई है, हमें किसी ना किसी चीज की एलर्जी हुई है। असल में क्या होता है? आसपास कहीं इतने सारे परागकण उड़े होते हैं, वो हमें क्या करते हैं? एलर्जी कर देते हैं, है ना? क्योंकि वो बहुत संवेदी होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। पढ़ते हैं, देखो। परागकण कुछ अति संवेदी व्यक्ति हेतु प्रतिजन के रूप में कार्य करते हैं, यानी एंटीजन की तरह काम करते हैं। तथा व्यक्ति जब इसके संपर्क में आता है तो उसका प्रतिशतंत्र इम्यून सिस्टम क्या होता है? एक्टिव हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कुछ लक्षण जैसे कि छींके आना, त्वचा का लाल होना आदि लक्षण प्रकट होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं? इसे पोलन एलर्जी कहते हैं। एनर्जी नहीं, एलर्जी कहते हैं, पराग एलर्जी कहते हैं। इस प्रकार कुछ विशेष पादप भी होते हैं जो क्या करते हैं? ऐसी एलर्जी एलर्जी को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि पार्थेनियम, गाजर घास, ज्वार आदि मानव में पराग एलर्जी को उत्पन्न करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। लघु व्यणुधानी पोलन परागकोश की बात करते हैं। इसकी जो पोषक परतें होती है, कौन कौन सी होती है? टैपिटम होती है। पोषक परत का नाम क्या है? टैपिटम होती है। टैपिटम का काम क्या होता है? टैपिटम दो टाइप की होती है, एक अमीबीय, एक स्त्रावी। अमीबीय टैपिटम टाइफाम मिलती है, जबकि स्त्रावी टैपिटम कहाँ मिलती है? अधिकांशतः आवर्तबीजी में मिलती है। कार्य क्या होता है? टैपिटम की कोशिकाएं आकार में थोड़ी बड़ी होती है, सुस्पष्ट होती है, केंद्र युक्त होती है, सघन जीव द्रव्य वाली होती है, जिसमें पर्याप्त संचित भोज्य पदार्थ होते हैं, तो विकासशील परागकणों के लिए क्या करती है? पोषण को प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 6, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन और त्रिक संलयन से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम में छपने के लिए। क्या? डबल फर्टिलाइजेशन और त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन। पराग नलिका द्वारा भ्रूण कोश में दो अगुणित अचल नर युग्मक स्थानांतरित किए जाते हैं, है ना? पराग नलिका आएगी, भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी, उसके अंदर पहले से क्या है? दो अगुणित व अचल नर युग्मक होते हैं और वो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब एक नर युग्मक तो कहाँ जाएगा? केंद्रीय कोशिका जिसमें दो केंद्रक थे वहां चला जाएगा, जिससे 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड पीईएन का निर्माण होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होगा। ठीक है, और दूसरा निर्गमक कहाँ जाएगा? त्रिगुणित उसके बाद उसके बाद अगला केंद्र कहाँ चला जाएगा? अभी हम पढ़ लेते हैं। वो जाएगा अंड कोशिका के पास, है ना? हमने पढ़ा था ना। देखो एक केंद्रक देना, एक निर्गमक जाएगा द्वितीय केंद्र के पास, जिससे क्या बनेगा? पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। और एक अंड कोशिका के पास जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा, जिसे अपने सिनगेमी या संयुग्मन कह देते हैं। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भ्रूणकोश के विभिन्न प्रकार व उदाहरण लिखिए। क्या लिखिए? भ्रूणकोश नहीं, भ्रूणपोष। सॉरी, मैंने भ्रूणकोश बोला, असल में क्या होता है? भ्रूणपोष होता है, जिसके विभिन्न प्रकार और उदाहरण होते हैं। नंबर 1, केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसे क्या बोलते हैं? हम तरल भ्रूणपोष भी कहते हैं, जैसे कि नारियल और ऑक्सीफोरा। ये सब कैसे केंद्र की भ्रूणपोष होते हैं। कोशिकीय भ्रूणपोष कौन से होते हैं? कुकुरबिटेसी कुल के जो है ना फैमिली के मेंबर, वो सब किसके होते हैं? कोशिकीय भ्रूणपोष होते हैं। और नारियल की जो गिरी होती है वो भी कोशिकीय भ्रूणपोष का एक प्रकार होती है। और हेलोबियल आपको याद रखना है, हेलोबियल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हेलोबियल कहाँ मिलता है? हमें मोनोकोट प्लांट्स में। हमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? मोनोकोट प्लांट के अंदर कौन सा भ्रूणपोष मिलता है, तो हमें हेलोबियल बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है चेलोजोगेमी और पोरोगेमी का। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चेलोजोगेमी एंड पोरोगेमी।
जब परागनलिका का प्रवेश कहाँ से हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो चलाजोगैमी है, पोरोगैमी है या फिर मीजोगैमी है। देखो गौर समझो, अगर बीजांड है, उसके अंदर परागनलिका का प्रवेश होना है, अगर वो निभाग से प्रवेश कर जाए तो उसे क्या बोलेंगे, चलाजोगैमी बोलेंगे। अगर वो अध्यारोण से प्रवेश कर जाए तो उसे क्या बोलेंगे, मीजोगैमी। अगर वो बीजांड द्वार से प्रवेश करे तो उसे क्या बोलेंगे, पोरोगैमी। पढ़ लेते हैं, चलाजोगैमी। चलाजोगैमी में लिखा है, इसके अंतर्गत परागनलिका बीजांड में निभागीय छोर से प्रवेश करती है, जैसे कि कैजुराइना में। आपको एग्जाम्पल आना चाहिए, क्या बोलते हैं, कैजुराइना में। पोरोगैमी क्या होती है, इसके अंतर्गत परागनलिका अंडाशय में प्रवेश करने के बाद बीजांड की सतह से सटकर वृद्धि करते हुए बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करती है। उदाहरण अधिकांश एंजियोस्पर्म में। ठीक है ना। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम में ये चीज दिखानी आनी चाहिए, बहुत ईजी है। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्लोरिकल्चर क्या है। एक प्रारूपिक पुंकेसर का नामांकित चित्र बना दो साथ में। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, जिसे अपने बागवानी कहते हैं ना, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर में काउंट कर लेते हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर की एक छोटी सी ब्रांच होती है, जिसके अंदर हम फूलों को, सजावटी पादपों के बारे में स्टडी करते हैं, खेती करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोल देते हैं। अब एक पराग कोशक का एक डायग्राम बनाए प्रारूपिक पुंकेसर का। तो एक पुंकेसर में नीचे क्या होती है, एक डंडी होती है। उस डंडी का नाम क्या होता है, पूतंतु होता है। दिख रहे हैं, ये डंडी का नाम क्या है, पूतंतु है। और ऊपर क्या लगी हुई है, दो पराग पालियां लगी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। दो पराग कोश के अंदर क्या होती है, दो पराग धानियां होती है, वो आपस में जुड़ी होती है, उसे क्या बोलते हैं, मयोजी कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना, ये एक डायग्राम हो गया। निषेचन पूर्व घटनाओं को सूचीबद्ध करना है। एक पॉलीगोनम भ्रूणकोश की संरचना का नामांकित चित्र भी बनाना है। ठीक है। अब निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती है, एक होता है लघु व्याणु जनन होता है। क्या होता है, लघु व्याणु जनन होता है। लघु व्याणु धानी में स्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जो आगे जाकर प्राकणों में परिवर्तित हो जाती है। सिंपल सी बात है। फिर इससे क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। परागकण में स्थित हैप्लॉइड सेल जो होती है, या हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस होता है, वो क्रमिक विभाजन करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद का क्या होता है, विकास होगा, जिससे क्या बन जाएंगे, हमारे दो नर युग्मक बन जाएंगे। फिर हमसे कुरूपीय अनुजनन की बात करेगा, ये सब हमने पहले से पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको इसका डायग्राम अच्छे से बता देता हूँ। ये डायग्राम तो हमने पहले पढ़ लिया है। ये भ्रूणकोश का डायग्राम है, बीच में तीन ये प्रतिमुखी कोशिकाएं बनी है, बीच में केंद्र एक कोशिका है, अंड कोशिका, सहायक कोशिका सब है। ये आप अच्छे से खुद से भी पढ़ सकते हो। मैं जो चीज एक्सप्लेन करने वाली केवल वो चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि द्विबीजपत्री भ्रूण परिवर्तन की विभिन्न प्रवस्थाओं को केवल चित्र से समझा दो। देखो सबसे पहले क्या बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज के अंदर क्या होने वाला, हमारा असमान अनुप्रस्थ विभाजन होने वाला है। असमान का मतलब एक कोशिका छोटी, एक कोशिका बड़ी डिवाइड होने वाली है। जो शीर्षस्थ यानी जो शीर्ष की तरफ होने वाली है, वो कैसे होने वाली है, छोटी होने वाली है। और जो आधार में होने वाली है, वो बड़ी होने वाली है। ठीक है। अब इसके अंदर फिर से क्या होगा, जो शीर्षस्थ कोशिका है उसके अंदर तो कैसा होगा, अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। और जो आधारी कोशिका है उसके अंदर कैसा होने वाला है, अनुप्रस्थ विभाजन, जैसे आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। ऊपर वाली तो क्या करेगी, दो डिवाइड हो जाएगी, नीचे वाली भी एक दो में डिवाइड हो जाएगी। टोटल कितनी कोशिकाएं बन जाएगी, 5 कोशिकाएं बन जाएगी। ठीक है। फिर क्या होता है अगले स्टेप में, ऊपर वाली कोशिका है तो क्या बना लेगी, 4 कोशिकीय पराग भ्रूण का निर्माण कर लेगी, नीचे वाले निलंबक यानी सस्पेंशन का निर्माण कर लेगी। फिर उसमें क्या होने वाला है, अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिससे ऊपर 8 कोशिकाएं बन जाएगी, उसे 8 कोशिका वाले को हम पराग भ्रूण और प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे। फिर उसके अंदर क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस अपनतिक व परिणतिक विभाजन होंगे। उससे क्या होंगे, उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाओं का एक लंबा गोल आकार का शेप बन जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, गोलाकार भ्रूणीय अवस्था बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो अवस्था आएगी उसे क्या बोलेंगे, हम हृदयकार भ्रूणीय अवस्था बोलेंगे या भ्रूणीय प्रवस्था बोलेंगे। और लास्ट स्टेप जो आएगी वो कैसा बन जाएगा, हमारा परिपक्व डाइकोट भ्रूण बन जाएगा। इसके अंदर प्रांकुर दिखेगा, जिससे एक तने का निर्माण होता है, और एक मूलांकुर दिखेगा, जिससे क्या होता है, एक रूट का निर्माण होता है। प्रांकुर को कवर करता है उसे हम क्या बोलेंगे, बीज पत्रोपरिक बोलेंगे, और जो मूलांकुर को कवर करता है उसे बोलेंगे बीज पत्राधार बोलेंगे। ठीक है। और धीरे धीरे निलंबक क्या हो जाएगा, हासित हो जाएगा, और नीचे एम्ब्रियो बन जाएगा। और इसमें दो क्या मिलेंगे, हमें कोटिलेडोन मिलेंगे, बीजपत्र मिलेंगे, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री बोल देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि उन्मील और अनुन्मील पुष्पों में क्या अंतर है। उन्मील पुष्प क्या होते हैं, जो कभी खिलते हैं, हमेशा खिलते हैं ना, यानी जिनके जो अंदर का पुष्प के नर जनांग है, मादा जनांग है, वो ढके हुए नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं उन्मील पुष्प, फेनोरोगेम्स बोलते हैं। और अनुन्मील जो ढके हुए रहते हैं, क्लिस्टोगेमस, जिसमें सब हमेशा स्वपरागण होगा। और जो उन्मील पुष्प होते हैं उनमें स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण भी हो सकता है, जैसे कि सरसों, गुड़हल, बहुत सारे प्लांट है।
परंतु अननोन मिल्क पुष्प बहुत कम है, जैसे कि वायोला, जंकस और जो हमने पढ़े भी थे। अब परागण को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, परागण का मेथड बताना है। परागण क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, परिपक्व परागकोशों के स्फुटन से मुक्त परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण होता है। और उसका महत्व क्या होता है, निषेचन क्रिया के लिए बहुत जरूरी होता है परागण। अगर परागण नहीं होगा तो निषेचन नहीं हो पाएगा। परागण के पश्चात ही निषेचन होता है, जिससे भ्रूणपोष बीज आदि का निर्माण भी हो जाएगा, जो बहुत जरूरी है। फल निर्माण की क्रिया भी परागण का ही परिणाम है। इस प्रकार परागण द्वारा ही विशेष पादप जाति अपना अस्तित्व बनाए रख पाती है। अर्थात परागण पादपों में वृद्धि व परिवर्धन हेतु क्या है, अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो नॉर्मल सी बात है, कोई खास नहीं है। अब ये डायग्राम आपको आना चाहिए भाई, एक प्रारूपिक द्विलिंगी पुष्प का। उसके अंदर देखो सबसे नीचे हमने क्या बनाया है, पुष्पासन बनाया है। उसके जस्ट नीचे जो आप एक गुलाब का फूल इमेजिन करो, जल्दी इमेजिन होगा। अब जो जो डंडी आपने हाथ में पकड़ रखी है वो क्या होता है, पुष्प वृंत होता है, जिसे अपने पेडिसल या पेडिकल बोल देते हैं। जस्ट इसके ऊपर एक फुला हुआ भाग होता है ग्रीन कलर का, उसे हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन, थैलेमस बोलते हैं। और जस्ट इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कुछ 4-5 लीफ दिखती है आपको, पत्तियां दिखती है गुलाब के फूल में। तो उन ग्रीन लीव्स को हम क्या बोलते हैं, बाह्यदल पुंज, जिसे अपने कैलिक्स के से दिखाते हैं। ठीक है। और जो उसके ऊपर गुलाबी कलर की पंखुड़ियां होती है, इसे अपने कोरोला बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं, उसे सी से दिखाते हैं। फिर जस्ट उसके अंदर क्या होता है, हमारा पुमंग भाग होता है, एंड्रोसियम होता है, और उसके अंदर क्या होता है, जायंग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अंकुरित परागकण को चित्र द्वारा बताओ। अब देखो, एक परागकण होता है, उसमें दो परतें होती है, एक बाह्यचोल, एक अंतःचोल। बाह्यचोल जो होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी जिगजैग, थोड़ी अलंकृत होती है। उसपे क्या होता है, स्पोरोपोलिन का जमा होता है। और जो अंतःपरत होती है ना, वो क्या करती है, उसको फटती है, उसके अंदर से क्या पोलन ट्यूब बाहर आती है। पोलन ट्यूब में क्या होते हैं, दो एगोनिक नरिग्मक होते हैं, और साथ में क्या होते हैं, कुछ कैलोज प्लग भी होते हैं। ठीक है ना। ये सब आपको डायग्राम बनाते टाइम में ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन आने भी चाहिए, और आप इनका रिवीजन करना। आपको यहाँ पे लिखे भी कोई लाइन में गलत लगे, टफ लगे,